झारखंड के उस महानायक की कहानी जिसने अपने कार्यों से स्वयं को भगवान बना दिया। जी हाँ, बात बिरसा मुंडा। जी हाँ, जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। संभवतः भारतीय इतिहास में सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिरसा मुंडा द ओनली वन, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा बिरसा मुंडा। इसके बारे में जानेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा और ऑथेंटिक सोर्स वाला इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि ये ऑथेंटिक सोर्स जो है उस पे बेस्ड ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रखूँगा, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही ये जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक आदिवासी समाज से एक युवा मात्र 25 वर्ष के उम्र में ही ऐसा कारनामा करता है कि उन्हें भगवान का दर्जा तक प्राप्त हो जाता है। चलिए बात करेंगे हम लोग बिरसा मुंडा की। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो बिरसा मुंडा के बारे में बातें होंगी उसका सोर्स क्या होगा। स्रोत सही होना चाहिए। ये स्रोत जो होगा, स्रोत मूलतः मैंने 2 पुस्तकों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो 2 पुस्तकों पर आधारित है मेरा ये बिरसा मुंडा का, जो मैं अभी आपके सामने बिरसा मुंडा के बारे में सारी बातें रखूँगा। वो एकदम डिटेल्स में आएगा आपके सामने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो पहला सोर्स है, एक बंगला में पुस्तक लिखा गया था, अरण्य अधिकार। ये अरण्य अधिकार जो है, इसके राइटर महाश्वेता देवी। ये जो बुक है अरण्य अधिकार महाश्वेता देवी का, ये बंगला में लिखा गया था। ये बंगला भाषा में लिखा गया था। क्या बुक का नाम क्या था? अरण्य अधिकार। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1979 में, ये 77 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ये बुक जो पब्लिश हुई थी 1977 में, और इसे साहित्य अकादमी 1979 में मिला। ये एक पुस्तक, ये सोर्स है जिसमें कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। इसके बाद जो बात करते हैं, जिसने इस पुस्तक को लिखने में प्रेरित किया, उस पुस्तक को जानना जरूरी है। और वो पुस्तक जो है उसी जगह से और उन्हीं क्षेत्रों से भ्रमण के पश्चात जो थॉट्स, आइडिया, स्टोरीज और एविडेंस बेस्ड जो भी कलेक्शन था, उस आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया था। और ये पुस्तक का नाम द डस्ट स्टॉर्म, लिख देते हैं, द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट। ये पुस्तक जो लिखा गया था, ये डॉक्टर कुमार सुरेश के द्वारा ये 1966 में ये बुक लिखा गया था। अब ये जो द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट जो है, ये डेडिकेटेड क्या है, ये पहली बार बिरसा जो है, बिरसा मुंडा के बारे में पहली बार ऑथेंटिक रूप से कुछ सामने आता है, ये वो पुस्तक है। और इसी पुस्तक से प्रेरित है वो अरण्य अधिकार, जिसको साहित्य अकादमी मिला, चूँकि बंगला में लिखा गया था। तो मैं जो भी बातें यहाँ रखूँगा वो बेस्ड किस में होगा, तो ये वो बेस्ड होगा इन्हीं 2 पुस्तकों पर आधारित। अब देखिए, अब इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे हम लोग। पहले जानेंगे कि उनका बचपन कैसे बीता, फिर उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की, वो प्रभावित किससे था, कैसे एक युवा भगवान का दर्जा तक प्राप्त कर लेता है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, कई महान आंदोलनकारी हुए, लेकिन भारत के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी को भगवान का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बिरसा को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, छोटा सा मैप बनाते हैं। मेरा तो विश्वास होता है कि अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो चीज़ हो जाता है स्पष्ट, आप तुरंत समझने लगेंगे कि बात क्या है। देखिए, ये झारखंड का मैप हो गया। जब बिरसा मुंडा की बात हो रही है तो बिरसा मुंडा का जो एरिया है ये है, यहाँ है खूंटी। चलिए लिख देते हैं
खूंटी। खूंटी क्यों लिख रहे हैं कि यही एरिया ज़्यादा इफेक्टेड था। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो कहाँ से कहाँ, मतलब जन्म कहाँ हुआ, उसका कार्यक्षेत्र क्या था, फिर वो अरेस्ट कहाँ हुआ, फिर रांची और हजारीबाग, यही कुछ जगह अभी इसमें आएगा। सबको देख लेते हैं, लोकेशन वाइज देख लीजिए। यहाँ हजारीबाग हो गया, यहाँ रांची हो गया, यहाँ खूंटी हो गया और यहाँ हो गया चक्रधरपुर। और फिर यहीं ये चक्रधरपुर और यहीं है चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम में आता है। चलिए इन्हीं सब जगहों का अभी आप उल्लेख देखेंगे, इसलिए पहले मैप में इसको मैं बता दिया और फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका, क्योंकि इसका परिचय भी जानना जरूरी है। तो हम एक पॉइंट वाइज अगर चलेंगे तो इसमें कुछ भूलने का संभावना नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले बचपन के बारे में इसका बात कर लेते हैं। इसका बचपन के बारे में क्या कि बचपन में इसका नाम क्या था वो जानना जरूरी है, इसका माता पिता का नाम। तो सबसे पहले इसका जो बचपन का नाम था वो था दाऊद। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का जो नाम था वो सुगना मुंडा था, लेकिन वो क्रिश्चियन धर्म जब अपना लिए थे तो उनका नाम पौलुस हो गया था। तो दाऊद बचपन में किसका नाम हो गया? बिरसा का। बचपन का नाम बिरसा। अब दाऊद के माता पिता, माता कर्मी और पिता जो सुगना मुंडा। ये सुगना मुंडा क्रिश्चियन धर्म अपना लेने का इनका नाम क्या हो गया था? पौलुस। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर ऑप्शन में सुगना मुंडा है या पौलुस है तो पौलुस भी होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए सब कुछ मैं बता दूंगा इसमें। दाऊद बिरसा हो गया, जो बचपन का नाम उनका दाऊद हो गया, माता कर्मी, पिता। अब इनका जन्म स्थान जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका जो जन्म हुआ था इसका नाम है उलीहातू। ये वर्तमान में उलीहातू जो है यह है खूंटी में। ये खूंटी एक जिला है, वर्तमान में उलीहातू कहाँ है? खूंटी में है। लेकिन जो उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय ये खूंटी जो था ये रांची में पड़ता था। खूंटी यहाँ है, देख लीजिए लोकेशन, लेकिन जन्म के समय ये खूंटी कहाँ था? रांची में था। इसीलिए अगर आपका ऑप्शन में उलीहातू रांची लिख देता है और उलीहातू खूंटी, तब तो खूंटी होगा, लेकिन उलीहातू खूंटी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उस समय की बात हो रही है जब इनका जन्म हुआ था। तो जब इनका जन्म की बात आएगी तो क्या होगा कि ये जन्म हो जाएगा उलीहातू, जगह का नाम हो गया। अब तारीख जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर से याद होगा झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर ही है। इसी के कारण 15 नवंबर डेट तय किया गया था क्योंकि ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। तो जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को उलीहातू में। माता पिता समझ गए। इससे जो बचपन से जुड़ा हुआ जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना है, वो आपने देख लिया। अब क्या है कि इन्होंने पढ़ाई क्या करी, इनके गुरु कौन थे? तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा था, तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बहुत स्पष्ट कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन ये शिक्षा ग्रामीण स्तर में शुरू कर लिए थे, लेकिन वास्तविक रूप से इन्होंने जो शिक्षा आरंभ की तो वो जो स्कूल का नाम सामने आता है वो है लुथेरन मिडिल स्कूल। लुथेरन मिडिल स्कूल, यह है चाईबासा में। चाईबासा लुथेरन मिडिल स्कूल, यहाँ इन्होंने ऑफिशियली इनकी शिक्षा यहाँ हुई। देखिए चाईबासा कहाँ है? चाईबासा यहाँ है। ये क्या हो गया? पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा, जहाँ इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। स्कूल का नाम लुथेरन मिडिल स्कूल। मैं इमेज डाल दे रहा हूँ, देखिए उस स्कूल का और उस हॉस्टल का, जहाँ उन्होंने जहाँ प्रारंभिक जीवन में जब वो यहाँ पढ़ाई करते थे उस हॉस्टल में रहे थे, और यहाँ ये स्कूल है जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी थी। अब जब इन्होंने शिक्षा की बात आई तो यहाँ से पढ़े हैं, तो क्या होगा? अब शिक्षा की बात आई तो इसमें दो बात और आएगा। क्या? इनके गुरु। इनके गुरु जो थे बिना गुरु ज्ञान नहीं, तो इनके गुरु, इसको ऐसे बिठाते हैं, इनके गुरु हो गए दो। एक जिनसे इन्होंने सामान्य शिक्षा प्राप्त किया, दूसरा जिनसे इन्होंने धार्मिक शिक्षा। तो सामान्य
शिक्षा जिनसे प्राप्त की वो गुरु थे जयपाल नाग। और धार्मिक शिक्षा जिनसे मिली उनका नाम था आनंद पांडे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअली कुछ पुस्तकों में या फिर आप गूगल या कहीं सर्च करेंगे तो इस आनंद पांडे कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए नहीं होना है कि आप जानते होंगे, आपने देखा होगा ज़रूर, मैंने पहले ही बताया है, मुंडा में जो एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय प्रशासन था, तो स्थानीय प्रशासन में जो मुंडा का सर्वोच्च पद होता था पढ़ा राजा के सहायक हुआ करते थे पांडे, एक पोस्ट था पांडे। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा नज़दीक लगा कि ये हो सकता है कि चूँकि ये मुंडा से ही आते हैं और मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था उस क्षेत्र में चल रही थी, उसमें से कोई पांडे हो सकते हैं जिनका नाम आनंद पांडे था, जो पढ़ा राजा के सहायक। या फिर और जो लॉजिक चल रहा है उसमें मुझे, उस थ्योरी में मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो आपको स्पष्ट किया। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है कि उनका गुरु हो गया, लेकिन ये है कि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा के मन में ये बात आई कैसे कि बिरसा मुंडा को समाज में अगर स्थिति खराब है, समाज में वो दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके सोच में ये सब बातें कैसे आई? तो यानी वो प्रभाव कैसे पड़ा उसमें, वो प्रभावित किससे थे, वो प्रभावित किससे थे, ये जानना सबसे ज़रूरी है। ये सब सीधा सीधा सवाल है। तो देखिए, एक बात है कि प्रभावित वो जो थे वो था सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन, और ये जो सरदारी आंदोलन था ये 3 चरणों में एकदम लंबी अवधि तक चला, 1858 से 1895 तक, माने जब तक बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू नहीं हो जाता है। गुलाम की दिशा में पहला कदम 1894 में 95 में ही देखा गया है। तो सरदारी आंदोलन कब से, तो 1858 से 1895 तक चला गया। ये सरदारी आंदोलन जो क्या था, सरदारी आंदोलन एक्चुअली क्या था कि देखिए आप इसको ध्यान देंगे तो ये 1858 यानी 1857 विद्रोह के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज और क्रूर हो गए। क्रूर इन द सेंस कि पहले अंग्रेज थोड़ा बहुत कंसीडर भी कर लेते थे, लेकिन 1857 में उन्होंने जो झेला, इसके बाद कंसीडर नाम का थ्योरी जो था ना अंग्रेज के डिक्शनरी से ख़त्म हो गया। अब था कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। 1857 के बाद सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि भूमि जो है, टैक्स नहीं देने के कारण भूमि छीना गया। अब टैक्स नहीं देने के कारण भूमि छीना गया और इतनी तीव्र गति से भूमि छीनी, चूँकि जो टैक्स सिस्टम था वो जमींदारी प्रथा हो गई थी। और ये जो जमींदार कौन थे, अभी मैं सब समझा दूंगा। ये जो जमींदार थे ना, जमींदार बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो टैक्स नहीं देने के, स्थानीय लोग टैक्स नहीं पेड कर पा रहे थे, तो उस टैक्स के एवज में जो राशि वो ब्रिटिश को देते थे, और वो लैंड, वो ज़मीन, वो उन बाहर से आया माइग्रेटेड दिकू का हो जाता था। मैं उसको भी स्पष्ट कर दूंगा, दिकू का हो जाता था। तो क्या हुआ कि ये जमींदार कौन हो गए, बाहर से आए हुए दिकू। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, झारखंड में आप अगर गौर करेंगे तो झारखंड में आपको दिकू शब्द भी मिलेगा, सदान भी मिलेगा, मूलवासी भी मिलेगा और आदिवासी भी मिलेगा। इसमें कंफ्यूज इसीलिए नहीं होना है कि यहाँ सीधे सीधे है कि आदिवासी के साथ सदान का भी छोटा नागपुर क्षेत्र में वर्चस्व रहा है और आदिवासी के साथ मूलवासी का संथाल परना क्षेत्र में रहा है। तो ये टर्म अलग है। लेकिन दिकू की बात जहाँ आती है, आप देखेंगे झारखंड में जितना भी आंदोलन जनजातियों का हुआ है, सब में दिकू का विरोध जरूर हुआ है। ये दिकू कौन थे, इसे ये स्पष्ट तब होता है जब जमींदारी प्रथा प्रभावित थी ब्रिटिश पीरियड में और बाहर के लोगों के कब्जे में स्थानीय लोगों की ज़मीन चली गई, उनकी ज़मीनें छीनी गई। ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, वो इशू नहीं है या कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली ये आए थे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया था उससे। वो क्या हुआ कि उस समय, ये बात ब्रिटिश पीरियड की हो रही है, क्योंकि उनके पास उस समय पैसा था, स्थानीय लोग टैक्स नहीं चुका पाते थे, उनके ज़मीनों को अंग्रेज़ों से उन्होंने खरीदा था। अंग्रेज़ों को टैक्स देकर वो ज़मीन पर अधिकार हुआ, जमींदार बने, और उसका विरोध निरंतर झारखंड में आदिवासी आंदोलन में देखा गया। तो सबसे ज़्यादा बिरसा मुंडा अगर प्रभावित थे तो सरदारी आंदोलन से प्रभावित थे। मैं यहाँ एक बात और बता दूँ कि सरदारी आंदोलन एक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या हुआ, शुरू में इस आंदोलन में जो ईसाई धर्मगुरु थे उनका सहयोग था।
ईसाई धर्मगुरु सहयोग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जिनकी ज़मीनें चली गई है उनकी ज़मीन, अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण, देखिए जो है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई अपने ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। उस समय ये कहा गया, जो ईसाई धर्मगुरु थे, कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं, जनजातियों को कन्विंस किया गया, तो उनको जो उनकी ज़मीन उनसे ली गई है वापस कर दी जाएगी। इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत ही तेज़ी से धर्मांतरण हुआ, और बहुत ही दुखद बात है कि झारखंड में धर्मांतरण का आज भी प्रभाव देखा जाता है। तो धर्मांतरण हुआ, अब धर्मांतरण हुआ, अब ज़मीन की लड़ाई हुई, तो ज़मीन की लड़ाई हुई कि ज़मीन वापस मिल जाएगा, इस लालच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक उम्मीद में धर्मांतरण भी हो गई, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दिया। ये वो समय था जब बिरसा, आप गौर करेंगे, बिरसा का जन्म होता है। वो जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, वहाँ वो सरदारी आंदोलन को देख रहा है। सरदारी आंदोलन में कई बार बिरसा खुद ऐसे धर्म सभा में गए हुए थे जिनमें कि किसी धार्मिक गुरु द्वारा ये कहा जा रहा था कि नहीं, आपको आपकी ज़मीन वापस दी जाएगी अगर आप इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म में आते हैं। और वो निश्चित रूप से बिरसा भी इससे प्रभावित थे, और आप जानते हैं कि बिरसा तो ईसाई धर्म के ही थे, लेकिन धर्म गुरुओं द्वारा जब दूसरे धर्म की बुराई की जाने लगी, जब आदिवासी समाज के संस्कृति पर प्रहार किया जाने लगा, आदिवासी समाज की धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किया जाने लगा, तो बिरसा मुंडा जो थे उनमें उनके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें चलने लगी, और धीरे धीरे उनके अंदर एक बदलाव जन्म लेने लगा। और यही वो समय था, सरदारी आंदोलन, जिससे प्रभावित होकर बिरसा मुंडा इस ओर कदम बढ़ाया, जिससे कि देखते ही देखते वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, भगवान का दर्जा तक प्राप्त कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे उसमें प्रभाव हुआ, उन्होंने इससे प्रभावित होकर क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। बिरसा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसी समय एक कानून बनता है, और जो कानून बनता है, चलिए सबसे पहले कानून का नाम जान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए धीरे धीरे मिटाते हैं। एक कानून पारित होता है कब? 1894 में। चलिए चौथा पॉइंट, 1894 में एक कानून आता है, वन सुरक्षा कानून। ये वन सुरक्षा कानून जो है ये बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड में 1894 में। ये वन सुरक्षा कानून का जो दो पहलू था ना, इसने बिरसा को उग्र कर दिया। उग्र इन द सेंस कि ये जो वन सुरक्षा कानून था, सीधे सीधे उस समाज के आर्थिक गतिविधियों का जो था, आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गया सीधे सीधे। इसमें क्या था कि इस वन सुरक्षा कानून के तहत जंगल में जो गतिविधि है उस पर रोक हो गई, जंगल की गतिविधियों पर रोक। यहाँ जंगल की गतिविधियों पर रोक से क्या होगा सोचिए। अगर जंगल की गतिविधियों पर रोक लग गई और जो समाज, मुंडा समाज जंगल के पास ही रहता है, जंगल की सफाई कर वो कृषि भूमि बनाए, जंगल की जो उत्पाद है जंगल की, जैसे लकड़ियाँ हो गई, जंगल में पाए जाने वाले फल, जंगल को में चराए जाने के लिए पशु, ऐसी कई सारी गतिविधियाँ, लगभग उन सभी गतिविधियों पे इस कानून के कारण रोक लग गया। फ्रिक्वेंटली अब मुंडा समाज के लोग, मुंडा जनजाति के लोग जंगल में जाने से बचने लगे, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई वाली बात हो गई और ये शोषण शुरू हो गया। ये एक ऐसी जो इसको तात्कालिक कारण कहा जाता है, बिरसा मुंडा का जो उलगलान हुआ उसका तात्कालिक कारण यही 1894 का जो वन सुरक्षा कानून बना था, इसे तात्कालिक कारण कहा जाता है, क्योंकि जंगल की गतिविधि पर नियंत्रण हो गया। अब इसमें क्या था कि इसका क्या था कि आप जानते हैं कि जंगल की भूमि को काट कर ही वो कृषि योग्य भूमि बनाते थे, यानी कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि और जंगल के बीच गैर कृषि योग्य ऐसी भूमि थी जो काटा तो गया था, लेकिन अभी उसमें कृषि संभव नहीं था। वो 5, 10, 20 वर्ष के बाद उसमें कृषि संभव था। तो ऐसी भूमियों को, यानी गैर कृषि योग्य भूमि को क्या किया गया कि सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया। गैर कृषि योग्य जो भी भूमि थी उसको सरकारी भूमि घोषित कर,
सरकारी घोषित। अब क्या हुआ, जिन जमीनों को, जंगलों को काट कर वो उसे कृषि योग्य बनाने के लिए छोड़ रखा था कि आने वाले वर्षों में इसमें कृषि हो सकेगी, कृषि कार्य होंगे, उसे सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। अब क्या हुआ कि जो आर्थिक गतिविधि था ना मुंडा समाज, मुंडा जनजाति का, उस पर पूरी तरह से ये कानून रोक लगा दिया। किसी भी समाज में यदि उसकी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया तो विद्रोह विरोध स्वाभाविक है, होना ही होना है, चाहे वो समाज पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, चाहे वो समाज किसी भी तरह का हो, वो यूरोप में हो या इंडिया में हो, अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो। अगर कोई समाज जिसमें उसकी आर्थिक गतिविधि जिन तरह से चल रही है, अगर उस पर रोक का प्रयास किया गया तो विरोध होगा। यहाँ वही होता है और यही इसीलिए 1894 का वन सुरक्षा कानून को तत्कालिक कारण कहा जाता है। ये आया कब? 1894 में बिरसा मुंडा अति सक्रिय हो गए, उनकी लोकप्रियता तो काफ़ी बढ़ी थी, अब सक्रिय हो गए, प्रभावित थे सरदारी आंदोलन से, सक्रियता बढ़ी कि नहीं ये गलत है। इस ओर ध्यान ब्रिटिश का उस समय गया और ब्रिटिश का इस समय ध्यान गया तो उस समय कमिश्नर ग्रिमिले, चलिए अच्छा गिरफ्तारी वाला एक बता दे रहे हैं आप लोग को, इधर लिख दे रहे हैं। इसमें क्या था, देखिए बिरसा मुंडा को जो पहला बार गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी का आदेश पहले यहाँ लिख देते हैं, गिरफ्तारी तो स्पष्ट हो जाएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। गिरफ्तारी, 2 बार गिरफ्तार हुए, पहली बार ये छूट गए थे, दूसरी बार जब गिरफ्तारी हुई तो स्लो पॉइजन के देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए गिरफ्तारी, तो पहली बार गिरफ्तारी का जो बात आती है तो कमिश्नर होते हैं, एक है ग्रिमिले कमिश्नर, नाम हो गया ग्रिमिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बातें मैं ये कहता हूँ ना अपने किसी भी क्लास में कि मैं जो भी बातें कहता हूँ ना, अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले सेट ले चुके हैं या फिर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आपको ज़रूर ये सब शब्द मिल रहा होगा। ये कमिश्नर ग्रिमिले जो है, कमिश्नर ग्रिमिले, इन्होंने क्या कहा था, कमिश्नर ग्रिमिले क्या था कि 1894 में ही, 1894 जब ये कानून बना उसी समय ये बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए कह दिया था। कब? 1894 में, कि बिरसा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो इनकी गतिविधि से आंदोलन खड़ा होगा। ये अब इन्होंने ये बात पहले कह दी थी। अब क्या हुआ कि देखिए गिरफ्तारी की बात अभी आगे करेंगे। पहले तो 1994 में जो बिरसा की जो गतिविधि हुई उसी से कमिश्नर को लगा कि नहीं, इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब क्या होता है, ये कानून आता है, कानून पूरी तरह से कानून ही नहीं, ये एकदम शोषण था। इस शोषण के विरोध में समाज का खड़ा होना स्वाभाविक है और वो समाज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो मुंडा जनजातियों का समाज था, इसलिए विरोध हुआ और उसके नायक बन के उभरे बिरसा। बिरसा के बारे में कमिश्नर ने भी कहा कि इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब क्या होता है कि 1895 में, एक बात मैं बता दूं कि कोई भी झारखंड के किसी भी आंदोलन को अगर गौर करे, स्पेशली अगर जनजातीय आंदोलन को, तो आप देखेंगे कि कोई भी आंदोलन किसी न किसी तरह से उनके धार्मिक गतिविधियों से जुड़ जाता था या धर्म के साथ जुड़ने पर ही ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। उसी तरह यहाँ होता है 1894 में बिरसा को सिंह बोंगा का दर्शन होता है। ये सिंह बोंगा हो गया सर्वोच्च देवता, सिंह बोंगा का दर्शन 1895 में किसे होता है? बिरसा को। बिरसा का टॉपिक ही चल रहा है। अब देखिए कैसे बिरसा को भगवान का दर्जा प्राप्त होगा, उनके कार्यों से उसको दर्जा प्राप्त होता है भगवान का, उनके कार्यों से उन्हें धरती आबा कहा जाता है। बिरसा को सिंह बोंगा का दर्शन कब हो रहा है? 1895 में। अब 1895 में जब सिंह बोंगा का दर्शन हो गया तो सिंह बोंगा सर्वोच्च देवता, उनका जब दर्शन प्राप्त हुआ तो बिरसा ने समाज में लोगों को कहने लगा कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा है कि समाज को बदलने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो बिरसा ने क्या कहा? बिरसा ने बिरसायत चलाया, बिरसायत पंथ। बिरसायत पंथ किसने चलाया था? पंथ बिरसा ने। ये बिरसायत पंथ क्या है चलिए जान लेते हैं। 1895 की ही बात हो रही है। तो बिरसायत पंथ में क्या है? बिरसायत पंथ में 7 पॉइंट उन्होंने कहा था कि इन 7 पॉइंट जो है, इन 7 पॉइंट का पालन जरूर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। चलिए, उन्होंने कहा एकेश्वरवाद होना चाहिए, एक ईश्वर होना चाहिए।
एकेश्वरवाद। उन्होंने दूसरा कहा कि एकमात्र पूजा स्थल, एकमात्र पूजा स्थल क्या होगा? सरना, सरना पूजा स्थल। तीसरा उन्होंने जो अपना जो 7 ये है बता रहे हैं, आदिवासी समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाना होगा। आदिवासियों में सद्भाव को बढ़ावा, सद्भाव को बढ़ावा। विजुअल हो रहा है ना अच्छा से? चलिए 3 हो गया। चौथा, शराब नहीं पीना है, मद्यपान निषेध। चलिए 5वां, पशु बलि नहीं करना है, पशु बलि। पशु बलि निंदा किया गया, इसको करने से बचना है। 5, अब देखिए यहीं पे लिख देते हैं। 6, इसमें करना जनेऊ धारण, जो बिरसायत पंथ में अपनाएगा उसे जनेऊ धारण करना होगा, जनेऊ धारण। और 7वां जो पॉइंट है वो है तुलसी चौड़ा का निर्माण करना, तुलसी चौड़ा। ये 7 पॉइंट जो था ये बिरसायत पंथ का मूल आधार था। और इसी बिरसायत पंथ में मानने वाले जो लोग थे, अनुयायी थे, यही इन्हीं सबों से मिलकर एक इतना बड़ा संगठन ये तैयार हो जाता है बिरसायत पंथ मानने वालों का, और उनके सर्वोच्च बनते हैं बिरसा। और इसी समय उनका जो योगदान होगा, योगदान के कारण ही इसे धरती आबा और भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। जब ये सिगमोगा का दर्शन हो गया, बिरसायत हो गया, बिरसायत बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा, तब क्या होता है कि गिरफ्तारी की बात आती है। और पहली बार ये गिरफ्तार कब होते हैं? देखिए, ये पहली बार गिरफ्तार होते हैं 24 अगस्त 1895 को, और इन्हें भेजा जाता है हजारीबाग जेल। पहली बार ये गिरफ्तार हो रहे हैं 24 अगस्त 1895 को, और इन्हें गिरफ्तार कर भेजा जा रहा है हजारीबाग जेल। और जो गिरफ्तार जिन्होंने किया था उनका नाम था मेयर्स। जो नाम आ रहा है ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेयर्स। ये हो गया, वो अरेस्ट हो गए। अब क्या हुआ? आप देखिए कि उनका कार्य क्षेत्र यहाँ है, उन्हें अरेस्ट कर कहाँ रखा गया? हजारीबाग, इमेज में दिख रहा है हजारीबाग। उनको दूर इसीलिए भेजा गया कि बिरसायत पंथ इतने तेज़ी से लोगों में लोकप्रिय हो रहा था, लोग इसके अनुयायी बन रहे थे, कि निश्चित रूप से एक चिंता का कारण बन चुका था अंग्रेजों के लिए। इसलिए उसने क्या किया कि ये अभी आपको दूरी कम लग सकती है, एक्सप्रेस वे बन गया, आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहुंच जा रहे हैं। उस समय की बात सोचिए तो उसी की दूरी को कवर करने में 1 दिन से 2 दिन लगता था। तो हजारीबाग जेल भेज दिया गया ताकि वो दूर हो गए। अब अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट होने के बाद क्या, बिरसायत पंथ तो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन बिरसा मुंडा अरेस्ट हो गए तो जो उग्रता या फिर जो दबाव अंग्रेज महसूस कर रहे थे उसमें कमी आई। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उनको 2 वर्ष का सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना उनको लगाया गया। उन पर 50 रुपये का, यानी 2 वर्ष का सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना पहली बार गिरफ्तारी के समय उनको हुआ। इसको भी लिख देते हैं, 2 वर्ष प्लस जुर्माना कितना? 50। रिहा कब होते हैं देख लीजिए। अब रिहा की बात क्या है कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का हीरक जयंती, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था। कब? तो ये 30 नवंबर 1897 को इनको रिहा किया गया। क्यों? क्योंकि क्वीन, ब्रिटेन की जो महारानी, लिख दे रहे हैं विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का डायमंड जुबली, डायमंड जुबली।
उस समय इनको रिहा कर दिया गया। तो अब बिरसा क्या हुए, रिहा हो गए। कब हो रहे हैं, 30 नवंबर 1897 को। इसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ कुछ शर्त जोड़ा गया था कि आपको फिर से बिरसाइयत का प्रचार नहीं करना है, लोगों को एकत्र नहीं करना है, अपने साथ नहीं जोड़ना है। लेकिन आगे क्या होता है, अब आएगा असली ट्विस्ट कि कैसे बिरसा भगवान बनते हैं, धरती आबा कहलाते हैं, उलगुलान होता है और न केवल झारखंड बल्कि भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर ऐड होता है कि एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।